क्वेश्चन नंबर 1 बुक तुम लोगों के पास होनी चाहिए। निकाल लो बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का हमें क्या करना है, पहले रीड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। और पार्ट्स दे रखे हैं, और कितने पार्ट्स हैं इसके, 5 पार्ट्स हैं। एनसीईआरटी में इसके कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 5 पार्ट्स। तो एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे साथ लिखते चलो। तुम लोगों के लिए बढ़िया है कि तुम अपने एक पेज पर टेबल को निकाल के रखो, ताकि टेबल में से फटाफट तुम वैल्यू देखो। मेरे लिखने से पहले खुद देखकर लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो साइन 60 की वैल्यू डालनी है। तो मैं वैल्यू डालने में ना जरूर 2 या 3 सेकंड का समय लगाऊंगा जानबूझकर, ताकि तुम्हें समय मिल जाए वैल्यू देखने का टेबल में से। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा कि तुम टेबल में से खुद देखकर खुद से लिखो। शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम तुम खुद से देख देख के लिखो, क्योंकि टेस्ट में और पेपर में तो तुम्हें खुद ही ढूंढनी है। फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। टेबल में से तुम देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। कोस 30 की वैल्यू भी यही होती है, √3/2। अब होती है तो होती है, मैंने थोड़ी ना बनाई है। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तुम सोच रहे होंगे मैं ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, तो ध्यान रखना जब भी वैल्यू डालो ना, ब्रैकेट लगाने में सेफ्टी रहती है। बढ़िया रहेगा कि तुम क्या रखो, वैल्यू को ब्रैकेट में। कोस 60 की वैल्यू यही होती है 1/2। अब जरा बोर्ड पर देखो, 2 मिनट के लिए फोकस होके देखो थोड़ा सा। बताओ ऊपर √3 की √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। वही ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ होता है, मल्टीप्लाई। तो √3 की √3 से करूंगा। और तुम्हें ये बात मैंने कितनी बार बता दी है, जब भी रूट वाली टर्म सेम होती है, देखो √3 तो रूट हट जाता है। रूट वाली टर्म अगर सेम होती है तो रूट हमारा हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, √5 की √5 से करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 5। √7 की √7 से करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 7। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब रूट के अंदर वाली टर्म सेम होती है। तो देखो दोनों में क्या था, 5-5, तो आंसर भी क्या आया, 5। दोनों में क्या था, 7-7, तो एंगल भी क्या आया, 7। अब वही काम इधर देखो, √3 की √3 से करेंगे तो दोनों के अंदर क्या है, 3, तो आंसर √3 की √3 से करने पर आएगा 3। अब नीचे देखो, बताओ 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई तो मैं बहुत अच्छे से आती है। 2 2 जा कितने होते हैं, 4। इधर तो बात बन गई। अब उधर देखो, बोर्ड पे देखो, 1 की 1 से करेंगे तो 1 की 1 से करेंगे क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 1 जा 1। और 2 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4, है ना। भाई सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब तो मैं मालूम है एलसीएम लेना पड़ेगा। बोर्ड पे देखो, जब भी अपोन में दोनों टर्म सेम होती है तो एलसीएम भी वही आता है। दोनों के अपोन में क्या लिखा हुआ है, 4, तो एलसीएम भी कितना आएगा, 4 लिख दो। अब ऊपर देखो, जब नीचे वाला एलसीएम सेम आता है ना, फॉर एग्जांपल 4 4 का एलसीएम कितना आया है, 4, तो ऊपर वाली टर्म भी सेम उतरती है। बोर्ड पे देखो, 3 का 3 उतर गया, प्लस का प्लस कॉपी हो गया, 1 का 1 कॉपी हो गया, ठीक है ना। बताओ ऊपर 3 और 1 कितने हो गए, 4 ना। 4 अपोन में 4, और जब भी 4 से 4 हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, ना कि 0। जब भी इस तरह से डिवाइड में करता है ना, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1। अब जरा बोर्ड पे देखो, देखो मैं फिर से वही बात बोलूंगा, वैल्यू तुम खुद से निकाल कर डालो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि टेबल देखने की प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, वैसे तो तुम लोगों को टेबल समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम वैल्यू भी फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी इस चीज को आदत बना लो, ना कि मेरे ऊपर डिपेंड रहो कि भैया डालेंगे। खुद से डालो तो ज्यादा अच्छा है। अब बोर्ड पे देखो जरा 2 मिनट के लिए। देखो इस 2 का तो कुछ नहीं करना, 2 को चलने दो, इस बेचारे को क्यों छेड़ो। ठीक है, मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, बताओ tan के ऊपर स्क्वायर लग रहा है ना, लगने दो। कोस के ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, लगने दो। और साइन के ऊपर भी क्या लग रहा है, स्क्वायर। देखो स्क्वायर लगाएंगे, लगाने दो। क्यूब लगाएंगे, लगाने दो। पावर 10 लगाएंगे, लगाने दो। पावर 15 लगाएंगे, लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो करना क्या है इसका, बताओ। 1045 पर गौर करो, 1045 की वैल्यू अपने टेबल में ढूंढो। देखो जरा
tan 45 की वैल्यू जब तुम अपने टेबल में देखोगे तो टेबल में वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लिखो, देखो बोर्ड पे, tan 45 की तो वैल्यू 1 डाल दी। अब तुम पूछोगे भैया स्क्वायर का क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान रखना, tan 45 की तो तुमने वैल्यू डाल दी, अब स्क्वायर लगा दो। अब लगा दो स्क्वायर, क्या दिक्कत है, हमने क्या गायब करा है, नहीं करा, लगा हुआ है, देखो अभी भी सबूत के तौर पे तुम देख सकते हो। प्लस अब cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू भी अपने टेबल में देखो, कोशिश करो कि टेबल में से देखकर खुद लिखो। देखो cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तुम पूछोगे भैया स्क्वायर का क्या हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, देखो बोर्ड पे अभी भी लगा हुआ है। समझ रहे हो ना, हम क्या करते हैं, हम उस ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू डालते हैं और वो स्क्वायर उस वैल्यू के ऊपर चिपका देते हैं, बस इतना सा काम करते हैं, कोई बहुत बड़ी मेहनत का तो काम करा नहीं है। माइनस अब sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तुम पूछोगे भैया स्क्वायर का क्या हुआ, बिल्कुल पूछो, ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर का कुछ नहीं हुआ, स्क्वायर तो इसके ऊपर चिपका रहा, बेचारे को चिपका रहने दो, इतना अच्छा लग रहा उसे चिपकना। तो हम क्या करें, अब मैं तुमसे बिल्कुल आसान सी बात पूछूंगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम कहोगे भैया तो हद ही हो गई आसान काम करने की। देखो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, हमेशा ध्यान रखना 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 5 करो, 1 की पावर 100 करो, जितना मर्जी करो दिल खोल के, 1 ही आएगा। देखो बोर्ड पे 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई चलो मैं लिख ही देता हूं अगर दिक्कत ना हो तुम लोगों को। प्लस अब जरा इन पर गौर करो, देखो बोर्ड पे मैंने बताया था तुम्हें √3 का स्क्वायर खोलेंगे और 2 का स्क्वायर खोलेंगे, इधर भी देखो बोर्ड पे √3 का स्क्वायर खोलेंगे और 2 का स्क्वायर खोलेंगे, खोलेंगे ना, देखो इधर भी √3 का स्क्वायर खोलेगा, नीचे 2 का स्क्वायर खोलेगा, ऊपर √3 का स्क्वायर खोलेगा, नीचे 2 का स्क्वायर खोलेगा। अब देखो स्क्वायर खोलना है, मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी, जब भी रूट का स्क्वायर खोलते हैं तो रूट हट जाता है, बोर्ड पे देखो इधर रफ में, रफ वर्क में देखो, जब भी मैं √3 का स्क्वायर खोलूंगा ना तो ये वाला रूट स्क्वायर से कट जाता है, मतलब हमारा रूट क्या हो जाता है, गायब। तो क्या मैं √3 का स्क्वायर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल, मैंने बताया जब भी रूट वाली टर्म का स्क्वायर खोलोगे ना तो वो रूट तुम्हारे स्क्वायर से हट जाएगा। तो देखो रूट स्क्वायर से तो हट गया और हमारे पास आंसर क्या रह गया, 3। लेकिन अभी जरा नीचे 2 का स्क्वायर खोलना बाकी है। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोर्ड पे देखो, √3 का स्क्वायर तो तुमने रूट काट दिया, स्क्वायर से 3 आ गया, लेकिन नीचे 2 का तो खोलना बाकी है ना। 2 का कितना होता है, 2 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 4 होता है, ठीक है। माइनस अब जरा इधर गौर करो, बताओ इधर क्या कुछ अलग है, इधर भी तो वही काम है, बोर्ड पे देखो। बताओ फिर से मैं तुमसे बोलूंगा रूट का स्क्वायर खोलो, रूट का स्क्वायर खोलो, तो क्या रूट से स्क्वायर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। मुझे बताओ नीचे फिर से 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर अब ये भी करके आए थे, कितना होता है 2 का स्क्वायर, 4, तो 4 आ गया। अब मुझे बहुत आसान से सवाल का जवाब देना, बोर्ड पे देखो, अब जरा इंप्लाइज दैट का साइन लगा के देखो, 3/4, 3/4 क्लियर, 3/4 प्लस का, 3/4 माइनस का, देखो बोर्ड पे ये भी 3/4, ये भी 3/4 सेम है ना, बिल्कुल, ये प्लस का वो माइनस का, कट सकता है ना, काटो, देखो बोर्ड पे ये तो खैर आपस में कट गए, ये तो आपस में कट गए, क्या ये 2 into 1 कटा, नहीं, ये तो बचा हुआ है। बताओ 2 की 1 से करके आंसर कितना आएगा, 2 into 1 क्या होता है, 2, आंसर आ गया हमारा 2। अब जरा क्वेश्चन पर गौर करते हैं, तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि आदत बनाओ कि टेबल से वैल्यू तुम खुद निकाल पाओ, ठीक है, तो निकालते हैं। देखो मुझे बताओ cos 40, मैं इधर डाल लिख रहा हूं है ना, cos 45 तुम्हें नीचे से लिखना है, कभी तुम भी इधर से इक्वल टू में करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं तो इधर इसलिए कर रहा हूं ताकि स्पेस खत्म हो जाएगा तो इस साइड कर लूंगा, तुम लोग इसके नीचे से सॉल्यूशन करना शुरू कर सकते हो, या फिर एक काम करो, चलो मैं भी नीचे से ही कर देता हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। देखो cos 45 की वैल्यू तुम्हें टेबल से याद होनी चाहिए कि 1/√2 होती है। देखो टेबल देखनी है बस, कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहा है, बार बार हम कर क्या रहे हैं, टेबल से वैल्यू देखते हैं, लाते हैं, सोल्व कर देते हैं, बस हो गया काम। अब जरा ये नीचे देखो sec 30,
हाँ तो मैं sec 30 की वैल्यू देखनी है, फटाफट से वैल्यू देखो sec 30 की कितनी होती है, तो ध्यान रखना sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तुम देख सकते हो चेक करने के लिए कि मैंने सही डाली है या नहीं, कभी कभी गलत भी हो जाता है मुझसे, तो इस बात का तुम्हें भी ध्यान रखना है। तो 2/√3 मेरे हिसाब से प्लस अब cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ये सारी बातें मैंने पहले से ही तुम्हें एक्सप्लेन करवा रखी हैं, ठीक है। ये जो दुनिया भर का इक्वल टू है से हटा देता हूं, है ना। अब जरा बोर्ड पे देखो, फोकस होकर थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए देखना है बस, और 2 मिनट में काम हो जाएगा। मुझे बताओ, चलो एक काम करते हैं, इधर तो स्पेस कम है, मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, तुम लोग नीचे ही करते रहना, लेकिन नीचे पूरा आ नहीं पाएगा इसलिए मैं उस साइड कर रहा हूँ। अब जरा देखो, ऊपर तो 1/√2 ऐसे ही चल रहा है, उसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं उसको चलने में, ठीक है। देखो बोर्ड पे, अब इधर है 2/√3 और इधर है 2, तो एक काम करो, अपोन में ना 1 लगा लो। तुम समझ गए होंगे मैंने अपोन में 1 क्यों लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि मैं क्या लेने वाला हूं, एलसीएम। मुझे बताओ, अगर मैंने अपोन में 1 लगा लिया तो 1 के साथ √3 का क्या लिया जा सकता है, अब एलसीएम। √3 के साथ 1 का भी हम क्या ले पाएंगे, अब दोनों का एक साथ एलसीएम। और तुम्हें एक बात याद होगी कि जब भी हम 1 के साथ किसी का एलसीएम लेते हैं तो वही आता है, इसका मतलब √3 के साथ अगर 1 का एलसीएम लूंगा तो √3 ही आएगा। बोर्ड पे देखो, √3 और 1 का एलसीएम तो आ गया √3, है ना। अब तुम्हें पता है क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, क्रॉसिंग। बोर्ड पे देखो, क्रॉसिंग बना मत देना, ये जो क्रॉसिंग का मैंने साइन बनाया है तुम्हें नहीं बनाना, तुम्हें केवल ध्यान रखना है, कभी तुम भी बना दो, ना तो टेस्ट में ना पेपर में। क्रॉसिंग तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो क्रॉसिंग का मतलब क्या है। देखो बोर्ड पे 2 की करेंगे 1 से, बताओ 2 की 1 से करी कितना आ गया 2, और 2 की करेंगे √3 से। कुछ बच्चों को लगता है 2 की √3 से करने पर √6 आएगा, नहीं, इस बात की गलती मत कर देना। देखो 2 पर कोई रूट नहीं है और 3 पर रूट है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना। बोर्ड पे देखो, अगर तुम 2 की मल्टीप्लाई √3 से करना चाहते हो तो तुम 2 की मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों पर रूट नहीं है, इसकी फैमिली दूसरी है और इसकी फैमिली दूसरी है, और तुम दो फैमिली को आपस में नहीं मिला सकते। तुम क्या करोगे, तुम एक फैमिली को बाहर ही करके छोड़ोगे, ये हुआ है मल्टीप्लाई। जब एक डिजिट बिना रूट की होती है और एक रूट वाली होती है तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं 2√3, ना कि अंदर घुसा देते हैं। बात समझ में आ रही है ना, मतलब जब 2 की √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, ना कि √6। उम्मीद है तुम्हें कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब भी एक फ्रैक्शन ऊपर होता है, बोर्ड पे देखो, मान लो एक फ्रैक्शन ऊपर है और एक फ्रैक्शन क्या है, नीचे है, एक फ्रैक्शन ऊपर है और एक फ्रैक्शन क्या है, नीचे। तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसका एक शॉर्ट तरीका भी है। देखो बोर्ड पे, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई कहां पर हो जाती है, ऊपर, और इनकी हो जाती है आपस में। सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, और इन दोनों की हो गई आपस में। अब मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, √3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 से, सबसे ऊपर वाले से। तो बोर्ड पे देखो, √3 की जब 1 से हो गई तो ये तो आ गया √3, क्योंकि √3 की 1 से करने पर क्या आता है, √3 आता है भाई। √3 इंटू 1 क्या आएगा, √3। अब इनकी करनी है आपस में। अब तुम सोचेंगे भैया इनकी कैसे करें, तो देखो करनी नहीं है, लिख कर छोड़ दो बस। बोर्ड पे देखो, देखो इधर √2 की इन दोनों से करनी है ना, करो मत। देखो पहले तो √2 लिख लिया, फिर इस पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई करे मत करो, बस इतना ध्यान दे करो, मतलब मल्टीप्लाई बस तुम्हें क्या करनी है, शो करके दिखानी है, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करके मानो, ठीक है। तुम सोच रहे होंगे भैया जब भी अपोन में रूट वाली टर्म आती है तो अक्सर हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक। रेशनलाइज का एक टॉपिक होता है, मुझे भी मालूम है, रेशनलाइज करना हम पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो रेशनलाइज रहने देना, अगर 4 नंबर में आए तो ही रेशनलाइज करना, ठीक है। मतलब कम से कम अगर 4 मार्क्स का आता है तो इसका रेशनलाइज करना पसंद करो, वरना रेशनलाइज मत करो, इतने में ही तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अक्सर हमें रेशनलाइज भी करना पड़ जाता है। और रेशनलाइज कैसे करते हैं वो सारी बातें तुमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखी होंगी, और अगर नहीं भी सीखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास दुनिया भर के क्वेश्चन है रेशनलाइज के, कम से कम 20-25। उनको तुम देखोगे, उन वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें रेशनलाइज भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इतना ही है। मैं एक स्टेप और बता देता हूँ, लास्ट बोर्ड पे देखो, एक बार रिपीट कर देता हूँ लास्ट वाला स्टेप। जब भी एक फ्रैक्शन ऊपर होता है और एक फ्रैक्शन नीचे होता है तो सबसे नीचे वाला तो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब √3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया √3, और इनकी आपस में हो जाती है। तो देखो इनकी आपस में करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख दो बस, ठीक है। 45 ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। तो जब भी वैल्यू डाल दो ना एक बार रीचेक जरूर करो, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई वैल्यू या कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू गलत हो गई तो आंसर भी हमारा गलत आएगा। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, तुम कहोगे भैया सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन हमें यही लगा। देखो वही काम करना है भाई, इसके लिए कोई नया काम तो हम करने वाले हैं नहीं। क्या काम कर रहे हैं इतनी देर से, टेबल में वैल्यू देखते हैं, डाल देते हैं, सोल्व कर देते हैं, बस शुरू करते हैं फिर वही काम। बोर्ड पे देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। आदत डालो कि तुम जरूर टेबल में से देखो। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। cosec 60, हाँ cosec 60 की वैल्यू तुम्हें याद रखने का काम करना है कि cosec 60 की वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 2/√3, अब पूरे के अपोन में, है ना। बताओ sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू भी तुम्हें मालूम है, cot 45 की वैल्यू आती है 1। तो देखो जब भी कोई वैल्यू डालो तो बढ़िया रहेगा कि हमेशा थोड़ा सा रीचेक करना पसंद करो, क्योंकि जल्दबाजी में अगर गड़बड़ हो गई तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे गलत होने के, ठीक है। तो देखो रीचेक करना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं, मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे ऊपर भी अजीब सा है और नीचे भी अजीब सा है। ऐसे में सबसे बढ़िया रहता है कि तुम क्या लेना पसंद करो, एलसीएम। आप देखो बोर्ड पे इस 1 को मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ भी पता चल जाएगा। देखो एलसीएम लेना है, मैंने क्या करा, इस 1 के नीचे ना 1 लगा लिया। क्यों लगा लिया, अब देखो कैसे, 2/1√3 का एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। बताओ इस 1 के नीचे भी क्या लगा सकता हूं, 1, है ना। अब नीचे भी देखो 2/1√3, तीनों का एलसीएम लेना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान। अगर पहले 1 नहीं था तो हमने उसके नीचे क्या लगा लिया, 1, और 1 लगाने के बाद अब हम आसानी से इसमें क्या ले पाएंगे, एलसीएम। तो लेना स्टार्ट करते हैं, सोच क्या रहे हैं। देखो अब जरा, देखो पहले ऊपर वाले पे मैं इस साइड लिख देता हूं, तुम नीचे उतारते रहना, कभी तुम भी साइड में लिखो। मैं तो साइड में इसलिए लिख देता हूं, साइड में अच्छे से दिख जाता है प्रॉपर और समझ में आ जाता है। तो देखो 2/1√3 का एलसीएम क्या आएगा, तुम सोचोगे भैया इनका एलसीएम क्या आएगा। तो देखो जब भी एक टर्म रूट वाली होती है और एक टर्म बिना रूट वाली होती है और एक 1, ठीक है। 1 को तो देखो लो ही मत, 1 की तो जरूरत ही नहीं होती है। एलसीएम में 1 का कोई फायदा ही नहीं होता है। 1 तो पता है हमने क्यों माना है, 1 हमने सिर्फ इसलिए माना है ताकि हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। तो बोर्ड पे देखो 2/1√3 का एलसीएम आएगा 2√3। 2/1√3 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3। कैसे, देखो मैंने क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। बोर्ड पे देखो 2/1√3, इन तीनों का लेना था, मल्टीप्लाई कर दी। देखो बोर्ड पे 2 × 1 2, और 2 की √3 से करेंगे 2√3, वही एलसीएम आ गया ना। अब तुमने बोर करा हो तो देखो नीचे वाले फ्रैक्शन में भी हमें इसी चीज का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 2/1√3, नीचे वाले फ्रैक्शनों में भी मुझे इसी चीज का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि नीचे भी कौन सा एलसीएम आएगा, 2√3। खैर नीचे वाली चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ऊपर काम कर रहे हैं अभी, है ना। तो देखते हैं अब बोर्ड पे देखो बड़ा आसान काम है। देखो मैं एक काम करता हूं, उधर देखो इधर एलसीएम लेंगे, तो लेने के बाद देखो 2 के टेबल में बताओ 2√3, 2 से एलसीएम लेने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं। चलो मैं इस चीज को नीचे लिख देता हूँ, इतना लिंक बन नहीं पा रहा,
यहीं पे ठीक है, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, 2√3। ये एलसीएम मैंने नीचे ले लिया, आप देखो यहाँ पे सही है। 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, बताओ। 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, √3। √3 की मल्टीप्लाई ऊपर। देखो ये जो मैं काम सिखा रहा हूँ ना, ये काम तुम्हें 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में आ। फिर देखो एक टेक्निक और है एलसीएम लेने की इसी क्वेश्चन में, थोड़ी सी आसान। देखो ये तीनों का एलसीएम अगर एक साथ दिक्कत होती है, देखो इससे भी मेरे पास दुनिया भर की टेक्निक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम तीनों चीजों का एलसीएम एक साथ ले रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, कोई बात नहीं। देखो एक काम करो, तीनों का एलसीएम लो ही मत एक साथ। अगर तीनों का एलसीएम लेना, हालांकि तीनों का एलसीएम लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। देखो एक स्टेप ही तो, बस एक स्टेप ज्यादा लगेगा, लेकिन वो इतना बढ़िया है कि तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, बोर्ड पे देखो, जब भी हम 1 के अंदर आधा और जोड़ देते हैं ना, बोर्ड पे देखो, 1 के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, आधा। 1/2 का मतलब समझते हो, आधा, हाफ, ठीक है। तो देखो 1 और 1/2 का एलसीएम कितना होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। 1 और 1/2, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2, क्लियर। 1 और 2 का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 2। अब क्रॉसिंग कर दो, बोर्ड पे देखो क्रॉसिंग कर रहा हूं मैं। 1 की तो 2 से करी 2, और 1 की 1 से करी 1, तो आंसर कितना आएगा, 3/2। मतलब 1 प्लस 1/2 को सॉल्व करके कितना निकल के आता है, 3/2। और एक चीज का मेरा हमेशा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है ना, 1 और 1/2 को जोड़ने का काम कई बार मिलेगा, जैसा कि तुम इस क्वेश्चन को देख सकते हो, बोर्ड पे देखो 1 और 1/2 को जोड़ना है ना, 1 और 1/2 को जोड़ना है। और यही क्वेश्चन नहीं, देखो एक ही क्वेश्चन में दो दो बार मिल गया। 1 और 1/2 को जोड़ने का काम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मिलता है, तो बढ़िया रहेगा कि तुम उसको जोड़ने का काम सीधा याद कर लो, हमेशा ध्यान रखना। अब से दोबारा मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, क्लास में भी, मैं साइंस में भी मैथ्स का ये चीज पूछ सकता हूँ कि 1 को और 1/2 को जोड़कर सीधा कितना आता है, 3/2। तो ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। और ये कैसे आता है वो भी मैंने तुम्हें सिखा दिया एलसीएम लेकर, तो मैं रटवा नहीं रहा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली लर्न कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, इन स्टेप से बच जाओगे, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि 1 और 1/2 को जोड़कर हमेशा क्या आता है, 3/2। अब जरा इधर देखो, देखो बोर्ड पे 1/2 और 1 दोनों को जोड़कर तुमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। वही काम मैं नीचे कर रहा हूं, देखो बोर्ड पे 1/2 और 1 को जोड़कर यहां पर भी क्या लिख दिया तुमने, 3/2। भाई ऊपर 3/2 लिखा है तो नीचे भी तो 3/2 ही लिखेंगे, बात हो रही है ना क्लियर। अब देखो अब एलसीएम लेना आसान रहेगा तुम्हारे लिए, पहले तो 3 में कंफ्यूज हो गए होंगे शायद, है ना, कोई बात नहीं। अब हम एलसीएम ले सकते हैं 2 और √3 का। तो देखो 2 और √3 का एलसीएम कितना होता है, 2√3। पहले भी तो करा था भी हमने, तब भी याद है और अब भी याद है, ठीक है। तो देखो नीचे स्पेस कम है, मैं इतना सारा पार्ट रब कर रहा हूं, तो इसको साथ साथ नोट करते चलना। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बोर्ड पे ऊपर 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, 2√3। ये एलसीएम लेने तो आते हैं भाई, 2 डिजिट वाले तो आते ही हैं। 2 और √3 का एलसीएम क्या आ गया, 2√3। अब क्रॉसिंग, अब हम क्रॉसिंग कर सकते हैं। पता है क्रॉसिंग की एक कंडीशन है, क्रॉसिंग 2 में तो चलती है। अभी हम पहले कहां पर ले रहे थे, इससे पहले जो हम कर रहे थे उसमें हम तीन चीजों के एक साथ एलसीएम ले रहे थे ना, तो 3 के अंदर क्रॉसिंग वाला मेथड नहीं चलता है, 2 के अंदर बड़े आराम से क्रॉसिंग चल जाती है। क्रॉसिंग से ना सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। देखो कितना आसान है, बोर्ड पे देखो 3 की √3 से करूंगा, और अभी अभी मैंने समझाया था 3 की जब √3 से करते हैं तो एक पर रूट नहीं है और एक पर रूट है, एक की फैमिली दूसरी है और एक की फैमिली दूसरी है, और दोनों फैमिली को नहीं मिला सकते हैं, मिला तो सकते नहीं है लेकिन चिपका तो सकते हैं, उसके साथ रख दो। तो देखो 3 की √3 से करेंगे 3√3, क्लियर ना। अब बोर्ड पे देखो 2 की 2 से करेंगे, इसको तो कर दो मल्टीप्लाई, बताओ 2 की 2 से करने पर कितना आता है, 4, तो लिखो -4। अब जरा नीचे गौर करो, देखो √3 की 2 से करेंगे, फिर से क्या एलसीएम आएगा, √3 × 2, 2√3।
लिखो एलसीएम 2√3। अब क्रॉसिंग करेंगे। देखो बोर्ड पे ये क्रॉसिंग का साइन कभी भी ना तो बनाया करो, ना ही टेस्ट में ना पेपर में। हाँ अगर नोट्स में फिलहाल बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन समझने के लिए, टेस्ट में मत बना देना। टेस्ट में इस क्रॉसिंग की वजह से पूरा ही काट दिया जाता है। तो देखो 2 की 2 से करी 4 और 3 की √3 से करी फिर से 3√3, है ना। अब मुझे बताओ, एक फ्रैक्शन ऊपर है और एक फ्रैक्शन नीचे है, और मैंने बताया था जब भी इस तरह की कंडीशन होती है, देखो मैंने एक टेक्निक सिखाई थी ना, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर और इनकी आपस में, ये चीज तो मैंने सिखाई थी, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर और इनकी आपस में। तो वही काम करेंगे। देखो देखो बोर्ड पे 2√3 की सबसे ऊपर करेंगे, या फिर एक चीज और है बोर्ड पे देखो, ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो ऐसे ही उतार दो। एक नया चीज और सिखा रहा हूं मैंने क्या करा, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे ही उतार दिया। तुम देख सकते हो मैंने बिल्कुल सेम उतारा है ना। क्या मैंने ऊपर वाले फ्रैक्शन में बिल्कुल भी चेंज करे हैं? कुछ भी चेंज नहीं करे। तो मैंने ऊपर वाला फ्रैक्शन एग्जैक्टली वही उतारा है। जब भी दो फ्रैक्शन होते हैं ना, एक फ्रैक्शन ऊपर होता है और एक फ्रैक्शन नीचे होता है, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को ना रेसिप्रोकल कर दिया करो। नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या कर दिया करो? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर तुमने करना सीख लिया ना, तो तुम्हें इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये जो मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है तुम्हें, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, इस शॉर्टकट से तुम बच जाओगे। वो भी तरीका सही है शॉर्टकट, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कभी कभी। तो क्या करे करो, जब भी दो फ्रैक्शन हुए और एक फ्रैक्शन नीचे हो, तो उस फ्रैक्शन का क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो देखो रेसिप्रोकल तुम्हें मालूम है, जो नीचे है वो ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। समझ रहे हो ना? देखो यही तो करा है मैंने। और तुमने सोचा होगा कि बीच में भैया मल्टीप्लाई क्यों लगा दी, तो ध्यान रखना, जब भी नीचे वाले फ्रैक्शन का तुम रेसिप्रोकल करोगे तो साइन क्या आएगा? मल्टीप्लाई। अब देखो साइन मल्टीप्लाई आ गया, और तुमने एक चीज देखी, देखो 2√3 यहां पर भी है और 2√3 वहां पर भी है, और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। काटो। बताओ, एक डिजिट ऊपर और एक डिजिट नीचे और सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्यों नहीं कटेगा? जरूर कटेगा। बताओ क्या क्या बच गया? यहां से तो बचा 3√3 - 4, और यहां से क्या बचा? 4 + 3√3। मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी वही बात बोलूंगा कि अगर तुम रेशनलाइज करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर दो, नहीं तो मेरे हिसाब से तुम्हें इतना ही छोड़ देना चाहिए। तो देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा। 5 का क्या करें? cos 60 की वैल्यू डालेंगे। मुझे बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है ना। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तुम पूछोगे भैया स्क्वायर कहाँ है? बिल्कुल पूछो, ये रहा स्क्वायर। ठीक है, याद है ना स्क्वायर वाले तुम करके आए थे? कौन से वाले पार्ट में करे थे? सेकंड पार्ट में। कोई बात नहीं, 5वें में फिर कर लेंगे। +4। अब sec 30 की वैल्यू, तो तुम्हें sec 30 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ये होती है 2/√3। तुम मुझसे फिर पूछोगे भैया स्क्वायर कहाँ है? बिल्कुल ये रहा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। -tan 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू होती है 1। तुम पूछोगे स्क्वायर कहाँ है? तो इस बार मत पूछना, ये रहा स्क्वायर। अब अपॉन वाली टर्म बताओ, sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? अब मैं ऊपर वाले स्टेप रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते। देखो 5 को तो ऐसे ही रहने दो। मुझे बताओ 1/2 का स्क्वायर खोलोगे क्या बनेगा? 1/2 का स्क्वायर अगर तुम खोल पा रहे हो तो बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। प्लस अब इधर देखो, बताओ 2/√3 का स्क्वायर खोलोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और नीचे √3 का स्क्वायर, मैंने बताया था जब भी किसी रूट वाली टर्म का स्क्वायर खोलते हैं तो वो रूट से स्क्वायर कट जाता है। जब भी रूट वाली टर्म का स्क्वायर खोलेंगे तो वो रूट कट गया, क्या बचा? 3। लिख दो अपॉन में 3, ब्रैकेट क्लोज, -1।
1 का स्क्वायर तुम्हें मालूम है 1 ही होता है, तो इसको तो बिना सोचे समझे लिख दो। अब अपोन वाली टर्म, अब अपोन वाली टर्म देखते हैं, तो मुझे फिर से स्पेस चाहिए, तो मैं ऊपर वाली टर्म हटा रहा हूं। अब जरा अपोन वाली पे गौर करो, बोर्ड पे देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 प्लस, अब इधर देखो √3 का स्क्वायर, अब ये भी बताया था √3 का स्क्वायर देखो लिखा हुआ भी है, रूट कट जाता है। जब भी किसी भी रूट वाली टर्म का स्क्वायर करो तो रूट से वो स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा 3, और अपोन में 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है भाई, लिख दो 4। अब मैं ये बाकी का भी रफ कर रहा हूं। अब जरा ऊपर सोल्व करते हैं, बोर्ड पे देखो, देखो 5 की 1 से करी ऊपर कितनी मल्टीप्लाई हो गई 5/4 प्लस 4 की 4 से करी कितना हो गया 16/3 माइनस -1 तो भाई 1 ही रहा, कोई दिक्कत थोड़ी ना इस काम में भाई, -1 तो 1 ही रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा। अब अपोन में देखते हैं, देखो अपोन में तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही क्या ले लेते हैं एलसीएम, सीधा मैं इसका क्या ले रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं। बताओ 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, जब एलसीएम ही सेम आया है तो ऊपर वाली डिजिट भी क्या आती है सेम, ये बात मैंने अब तक कितनी बार बता दी है, बोर्ड पे देखो जब 4 और 4 का एलसीएम ही सेम आ गया 4, तो ऊपर वाली डिजिट भी सेम आएंगी, मतलब 1 + 3 एज इट इज उतरेगा, 1 + 3 एज इट इज उतर गया, ठीक है। अब जरा ऊपर और एलसीएम लेते हैं, तो देखो मैं फिर से वही बोलूंगा, दो डिजिट का एलसीएम लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब बोर्ड पे देखो, बताओ इन दो का एलसीएम लेने में ज्यादा आसानी रहेगी ना, 1 को बाद में देख लेंगे भाई, -1 को बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो देखो इधर लिख रहा हूं मैं, बताओ 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। अगर तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो भी तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें एलसीएम लेना भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछना पड़ेगा पहले, पूछोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो 4 और 3 का एलसीएम तो आ गया 12। अब देखो एलसीएम लेने के बाद करना क्या है, तुम सोचते थे कि हर बार क्रॉस करते हैं, नहीं, हर बार क्रॉसिंग का मेथड नहीं चलता है, क्रॉसिंग का मेथड रूट वाले में चल जाता है, वेरिएबल वाले में चल जाता है, लेकिन क्रॉसिंग हर जगह नहीं चलती है। जैसे कि देखो यहाँ पर तो खैर चल सकती है, एक काम करो जब यहाँ पर चल सकती है तो यहाँ पर चला देते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्रॉसिंग कब नहीं चलती है, ठीक है। तो देखो क्रॉस कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पर 5 की 3 से करी 15, 4 की 16 से करी कितना आएगा, बताओ 4 की 16 से करने पर 64 आता है ना। और देखो -1 का कुछ हुआ क्या, नहीं, -1 बेचारे का कुछ भी नहीं हो पाया, वो चल रहा है अभी भी। बताओ अपोन में तो कुछ हो गया ना, 1 + 3 हो गया, बताओ 1 + 3 कितना हो गया 4 अपोन में 4, बताओ 4 अपोन में 4 आंसर क्या आता है कटने के बाद, 4 से 4 डिवाइड हो गया, और जब भी 4 से 4 डिवाइड हो जाता है तो आंसर 0 नहीं आता, आंसर क्या आता है 1। तो तुम समझ गए ना, मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। और तुम्हें ये बात भी मालूम है किसी के भी अपोन में 1 लगाने का क्या फायदा, किसी के भी अपोन में 1 लगाते हैं क्या कोई, तो एक काम करो अगले स्टेप में इस 1 को गायब कर दो। देखो बोर्ड पे इस 1 को तो मैं गायब कर ही दूंगा, ऊपर भी तो थोड़ा सा सोल्व कर लो। बताओ 15 और 15 और 64 कितने होते हैं, 5 और 4 9 और 6 और 1 7 अपोन में 12 -1। मुझे बताओ ये जो मैंने अपोन का 1 लगा रखा है, क्या ये अपोन का 1 मैं लगाऊं, नहीं, अपोन का 1 क्यों लगाएंगे, खामे का अपना मार्कर क्यों वेस्ट करें, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा और सोल्व कर लो, थोड़ा सा एलसीएम और बाकी है। बोर्ड पे देखो 1 के नीचे मैंने क्या लगा लिया 1, अब एलसीएम ले लेंगे। बताओ 12 के साथ 1 का एलसीएम क्या आएगा 12 ही आएगा, मैंने बताया था 1 के साथ किसी भी डिजिट का एलसीएम लेते हैं ना वही आता है, तो 1 के साथ तुमने 12 का एलसीएम लिया है तो क्या आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। अब क्रॉसिंग कर दो, बोर्ड पे देखो क्रॉसिंग 79 की 1 से करी 79 और 12 की 1 से करी 12, बताओ 79 में से 12 गए कितने बचेंगे, 9 में से 2 7, 7 में से 1 6, 67 अपोन में 12। तो क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ऑप्शन वाले हैं, खैर नाम के लिए वो ऑप्शन वाले, काम तो हमें सॉल्व ही करना है पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्पीड के साथ, थोड़ा सा बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। लिखो नंबर 1 फर्स्ट,
पहला पार्ट हमें दे रखा है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, देखो ऑप्शन दे रखे हैं ना चार, ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ tan 30 की वैल्यू डालनी है बस हमें। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू देखनी है और वो वैल्यू यहाँ पर लाकर डाल देनी है। तो देखो tan 30 की वैल्यू तो हमें याद है 1/√3 होती है। अब अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पर भी tan 30 की वैल्यू √3 डालूंगा और होल स्क्वायर ऊपर चल ही रहा है। देखो जो स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर था वो स्क्वायर मैंने टेबल के ऊपर लगा दिया, मतलब वैल्यू के ऊपर लगा दिया। ये काम तो हमने बहुत पहले कर लिया था। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 से कर दी, कितना हो गया 2 अपॉन में √3। अब जरा नीचे देखते हैं 1 प्लस, बताओ 1 अपॉन √3 का क्या खोलना पड़ेगा स्क्वायर, 1 अपॉन √3 का क्या खोलेंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है ना। और √3 का स्क्वायर मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, जब भी किसी का भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से स्क्वायर हमारा कट जाता है। तो क्या बचा 3, समझ में आ गई ना बात। अब जरा नीचे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, पहले तो ऊपर चल रहा है 2 अपॉन में √3। अब जरा नीचे देखो 1 प्लस 1 अपॉन में 3। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं इस 1 के नीचे क्या लगा सकता हूँ 1, ताकि मैं एलसीएम ले लूं। बताओ 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, है ना। 1 का और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, क्रॉसिंग करेंगे। अब कर दो फिर क्रॉसिंग, बोर्ड पे देखो इस तरह से क्रॉसिंग करो। 1 की 3 से करी 3 और 1 की 1 से करी 1। अब 2 अपॉन में √3 और होल अपॉन में देखो 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 अपॉन में 3। अब तुम्हें मालूम है जब भी कोई फ्रैक्शन अपॉन में होता है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखो रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 अपॉन में √3 तो ऐसे ही रहेगा और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है 4/3 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। अब कुछ चीजें कट रही है, काट दो। देखो 2 से तो ये गया 4 2 पर, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 2 की मल्टीप्लाई √3 से, तो क्या बनेगा 2√3। 2 की मल्टीप्लाई √3 से ऐसी तो करते हैं 2√3। अब एक चीज को दिमाग में बिठा लो, अगर कोई डिजिट 5 लिखी हुई है ना तो 5 को हम मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं, तुम्हें मालूम है ना। √5 की √5 से करने पर 5 ही आता है। अगर कोई डिजिट 2 लिखी हुई है तो 2 को हम ये लिख सकते हैं √2 इंटू √2, मतलब उस डिजिट को 2 बार रूट लगा के मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बोर्ड पे देखो अगर कोई डिजिट 7 है तो 7 को हम √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ क्या मैं ऊपर 3 को ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन में 2√3। ऐसा क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। मुझे बताओ जैसे ही मैंने ऊपर वाली टर्म 2 बार √3 लिख दी तो क्या एक √3 कट नहीं गया, ऊपर से बचा √3 नीचे से बचा 2 और तुम्हें मालूम है अब ऑप्शन चेक करना है। देखो पहला ऑप्शन था sin60, मुझे बताओ क्या √3/2 sin60 होता है ना। तुम्हारे पास टेबल है और टेबल तुम्हें याद भी है, और याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये बात टेबल में देख सकते हो कि √3/2 और कुछ नहीं sin60 होता है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। खैर ऑप्शन से मैच करे ना करे हमारा ही मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो √3/2 आया था और √3/2 क्या होता है sin60 होता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में है 1 प्लस
tan स्क्वायर 45। तुम्हें मालूम है tan 45 की वैल्यू तो बहुत आसान होती है, 1 ही होती है ना। तो देखो बोर्ड पे 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 डाली, 1 का स्क्वायर। अब अपॉन में देखो 1 प्लस tan 45 की वैल्यू फिर से क्या डाली, 1, 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। नीचे भी 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। बताओ 1 में से 1 गए, ऊपर तो आए 0, और 1 प्लस 1 नीचे क्या है, 2। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई डिजिट ऊपर 0 होती है और नीचे कुछ भी हो तो वो पूरी वैल्यू क्या आती है, 0। अब जरा ऑप्शन मैच करते हैं। तो देखो इस बार तो ऑप्शन में डायरेक्टली डी दे रखा है 0, है ना। तुम ऑप्शन नंबर डी को देखो, ऑप्शन नंबर डी में डायरेक्टली हमें क्या दे रखा है, 0। तो इस बार हमें मैच करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बताइए a कितना होगा कि ये बराबर आ जाए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन है ना, हम ऑप्शन से ही करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए a कितना हो, तो हमसे वो a की वैल्यू पूछ रहा है और चार चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में a की वैल्यू डाल के देखेंगे, जैसे कि देखो पहला ऑप्शन है 0, है ना। अगर a की वैल्यू में 0 डिग्री ले लेता हूं तो देखते हैं क्या ये प्रूफ होता है या नहीं। तो बोर्ड पे देखो, एक के लिए मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करा। देखो हो सकता है पहला ऑप्शन सही हो जाए और हो सकता है पहला ऑप्शन गलत हो जाए। अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, और अगर पहला ऑप्शन सही नहीं हुआ तो हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। तो a की वैल्यू 0 इसमें डालकर देखते हैं, बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए बस। तो देखो 2 a की जगह मैं क्या डाल रहा हूं, 0। 2 साइन, यहां पर भी a की जगह क्या डाल रहा हूं, 0। अब मुझे बताओ 2 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्ड पे देखो इधर 2 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन 0 और 2 साइन 0। ये मत सोचना साइन की 0 से मल्टीप्लाई हो गई 0 हो गया, ये बात दिमाग में मत बैठाओ कि साइन की 0 से मल्टीप्लाई हो गई 0 हो गया, ये मत देखो। मुझे ये बताओ टेबल में कि साइन 0 पर कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। तुम्हें याद होगा टेबल बनाई थी, साइन ऊपर 0 एंगल होता है, फिर 30 होता है, फिर 45 होता है ना। पहली वैल्यू क्या आ रही थी, 0, फिर क्या आती है 1/2, फिर क्या आती है 1/√2, है ना, ये वैल्यू आती है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो साइन 0 पर कितना होता है, 0। तो देखो साइन 0 की वैल्यू तो आ गई 0, और बताओ ये भी क्या आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। तो बताओ 2 की मल्टीप्लाई 0 से करके 0, तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला ऑप्शन था इज द करेक्ट ऑप्शन। जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला पुट करने से ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। हमने क्या करा, एक ही जगह बस 0 डाल दिया और 0 डालने के बाद उसको सोल्व कर दिया। 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। फिर से वही काम करेंगे, वैल्यू डालेंगे। मुझे बताओ tan 30 की वैल्यू फिर से क्या होती है, 1/√3। अब अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, फिर से क्या डालेंगे, 1/√3। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा 2, और अपॉन में आ रहा है √3। अब जरा इससे देखो नीचे 1 माइनस, मुझे बताओ 1/√3 का स्क्वायर करेंगे ना भाई, 1/√3 का स्क्वायर ही तो करेंगे या कुछ और करेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 आया है, और √3 का स्क्वायर मैंने बताया था बोर्ड पे देखो, जब भी हम किसी रूट वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो सिर्फ कितना बचा रहेगा, 3। तुम्हें मालूम है नीचे में क्या लेने वाला हूं, एलसीएम, तो 1 लगा लेते हैं। तो देखो ऊपर तो ऐसे ही चल रहा है, नीचे एलसीएम लेते हैं बस। अब 1 और 3 का एलसीएम कितना आया, 3। अब क्रॉसिंग कर दो। देखो ना तो ये क्रॉसिंग का साइन तुम्हें टेस्ट में बनाना होता है, ना ही ये क्रॉसिंग का साइन तुम्हें पेपर में बनाना है, ये तो बस समझने के लिए ध्यान रखना है। तो देखो 3 की 1 से करी 3, और 1 की 1 से करी 1।
मुझे बताओ ऊपर तो यही चल रहा है 2/√3, नीचे देखो अब 3 में से 1 गए 2 है ना, 2/3। अब तुम्हें मालूम है जब भी कोई फ्रैक्शन नीचे होता है तो उस फ्रैक्शन का क्या कर दिया जाता है, रेसिप्रोकल। हर बार हम उस फ्रैक्शन का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो इस बार भी वही करेंगे, तो करते हैं रेसिप्रोकल। देखो 2/√3 तो ऐसे ही रहा, और नीचे 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/2। कुछ चीजें कट गई ना, 2 से 2 गया, ऊपर से बचा 3, नीचे से बचा √3। मैंने बताया था जब भी रूट वाली टर्म नीचे बनती है और ऊपर एक सिंपल वैल्यू बन जाए तो ऊपर वाली सिंपल वैल्यू को चेंज कर लेंगे। तो देखो 3 को मैं ये लिख सकता हूं क्या, मैंने आज अलग से बताया था ना, किसी भी एक डिजिट को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं 5 को √5 इंटू √5 लिख सकता। अगर यहाँ पर 7 होता तो 7 को √7 इंटू √7 लिख सकता। तो देखो कुछ चीजें कट गई हमारी, है ना, √3 से √3 गया, आंसर क्या आ गया, √3। अब जरा ऑप्शन मिलाते हैं। तो देखो ऑप्शन उन्होंने वैल्यू में नहीं दे रखा, टेबल में दे रखा है, तो टेबल मिला के देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, cos 60। मुझे बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है cos 60, तो तुम्हें याद होगा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या हमारा आंसर 1/2 आया है, नहीं आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है sin 60। sin 60 की वैल्यू तुम्हें याद है √3/2 होती है। क्या हमारा आंसर √3/2 आया है, नहीं आया, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा देखो tan 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और हमारा आंसर भी √3 आया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन से परेशान मत हो कि हम ऑप्शन से कैसे मैच करें, मेन चीज ये देखो कि तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है या नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। तो देखो थर्ड क्वेश्चन पर टिक कर लो। इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वाले क्वेश्चन को ना मैं ए बी कैटेगरी नाम देता हूं। देखो tan a+ भी दे रखा था और tan a- भी दे रखा था, और जो आगे की चीजें दे रखी है ना वो बेमतलब की चीजें, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो 0 लेस देन a+ b लेस देन इक्वल टू 90, इससे कोई मतलब नहीं है। ये चीजें चाहे वो दे या ना दे, उसका हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस हमें इतना बताया गया है कि a+b जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो उसका हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना कई बार बच्चे एंड की पार्ट में ही खो जाते हैं कि यार ये क्या चीज दे रखी है, और उसी में लगे रहते हैं आधे घंटे तक, पता चलता है कि क्वेश्चन का समय निकल गया। तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगे रहना है उसमें, तुम्हें मेन चीज देखनी है जो हमें दी गई है, और वो चीज देखनी है जो हमसे पूछी गई है। अब जरा आगे देखो, फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन को पढ़कर पता चल गया कि क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, ए और बी, तो निकाल देते हैं ए और बी। अब देखो कितनी आसानी से निकालेंगे ए और बी की वैल्यू। इस क्वेश्चन को करने का ना एक बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ tan a+ b कितना दे रखा है हमें, √3, बोलो tan a+ b कितना दे रखा है, √3, ठीक है। मुझे बताओ tan में √3 कितने पर बनता है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी तरह से याद है और वो टेबल तुम्हारे पास बनी हुई भी है, तो तुम टेबल में से देखकर बताओ tan की लाइन में √3 कितने पर बनता है। tan की लाइन में क्या √3, tan की लाइन में क्या √3 tan 60 पर बनता है या नहीं बनता है, बनता है ना। जैसे ही तुमने टेबल की वैल्यू सोच ली ना, क्वेश्चन तो तुम्हारा वहीं पर खत्म हो गया। तुम्हें क्या सोचना होता है, इस वैल्यू को सोचना होता है ये कितने पर बनता है, और वो वैल्यू तुम बहुत आसानी से सोच सकते हो अगर वो टेबल तुम्हें अच्छे से आती है तो, ठीक है। तुम्हें मालूम है ना tan की लाइन पर √3 उसी पर बनता है tan 60 पर, इधर तो सोच लिया। अब जरा इधर देख कर बताओ मुझे, बताओ tan की लाइन में 1/√3, tan की लाइन में 1/√3 बनता है tan 30 पर, tan की लाइन में 1/√3 बनता है tan
30 पर, है ना। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम टेबल में से देख सकते हो, ध्यान रखना बस टेबल में से देखने का खेल है और फिर ये क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे करूंगा, बोर्ड पे देखो, जो चीज मैं करने जा रहा हूं ना वो तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें केवल समझना है। देखो बोर्ड पे tan से tan कट गया, a प्लस बी कितने के बराबर आ गया, 60 के। क्लियर। अब इधर देखो tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर आ गया 30 के। इसको क्या देना इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या देना इक्वेशन नंबर 2। और याद करो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने का काम हमने चैप्टर 3 में बहुत करा था। बस फर्क इतना है, वहां पर हमें ये काम कैसे मिला था, एक्स वाई की फॉर्म में। यहाँ पर हमें ये काम किस फॉर्म में मिल रहा है, ए बी की फॉर्म में। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करो वहां पे एक मेथड होता था एलिमिनेशन मेथड, है ना। वहां पर हम ए को एलिमिनेट कर दिया करते थे। कोई बात नहीं, पहले बोर्ड पे देखो, ये जो मैंने tan से tan काटा है ना इस तरह से लाइन खींच कर, तुम्हें ये लाइन ना तो टेस्ट में ना पेपर में खींचनी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। तुम्हें अगले स्टेप में डायरेक्टली काट कर लिख देना है a माइनस बी, यहाँ पर भी डायरेक्टली काट कर लिख देना है a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से लाइन में ड्रॉ किया करो। अब देखो तुम्हें मालूम है दोनों को मैंने इक्वेशन बोल दिया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और तुम्हें मालूम है मैं अगले स्टेप में करने वाला हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बोर्ड पे देखो जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, पहले तो फर्स्ट लिखो, ये थी ना, फिर सेकंड लिखो इसी के नीचे। मुझे बताओ वैल्यू कट रही है ना, बोर्ड पे देखो प्लस का बी माइनस का बी। मुझे बताओ क्या प्लस का बी माइनस के बी से कट सकता है या नहीं कट सकता है, कट सकता है ना भाई। देखो ये हमारा प्लस का बी है और ये हमारा माइनस का बी है, क्यों नहीं कट सकता, जरूर कट सकता है। हाँ इसको तुम काट सकते हो इस तरह से। अब बोर्ड पे देखो ए बी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों के दोनों ए और ए, कितने ए हो गए, 2a। अब इधर देखो 60 और 30 कितने जुड़ जाएंगे, 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90। तो a की वैल्यू आएगी 90 अपॉन में 2 और कट करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। a की वैल्यू तो आ गई 45। अब तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है कि इस a की वैल्यू को चाहे तुम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। देखो यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी की इक्वेशन कैसे बनी। इक्वेशन के बाद सिंपल सा काम कराएं, हमने दोनों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखी, फिर सेकंड लिखी और फिर दोनों को सॉल्व कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि इस a की वैल्यू को तुम कौन सी इक्वेशन में डालते हो, फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में, आंसर हमेशा सही आएगा। मतलब अब जो b की वैल्यू निकालनी है ना वो सही आएगी, चाहे तुम फर्स्ट इक्वेशन में डालो चाहे सेकंड इक्वेशन में। तो मैं a की वैल्यू को फर्स्ट में डाल रहा हूं, बोर्ड पे देखो इधर डाल रहा हूं। बताओ a की जगह कितना आ गया, 45, b का पता नहीं है 60। लिख देना पहले ये बात, लिखो पुटिंग a इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से। तो मुझे बताओ 45 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 60 में से 45 गए तो b की वैल्यू आ गई 15। हमारी a और b की दोनों की वैल्यू निकल आई।